हेलो एवरीवन। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना मॉड्यूल 3.1 का प्रैक्टिकल, राइट। सो मैं अभी एक यहाँ पे पाइथन फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इसको हम रीनेम कर लेते हैं मॉड्यूल 3। ओके। आज का हमारा प्रैक्टिकल रहने वाला है, हम सारे ऑपरेटर्स चेक करेंगे। ओके। स्टार्ट करते हैं अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर से। गॉट इट। सो हमारा पहला ऑपरेटर था प्लस माइनस डिवाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो अभी के लिए हम लोग दो वेरिएबल बना लेते हैं, जिसका नाम मैं देता हूँ n1, दैट विल बी इक्वल टू लेट्स से 5, एंड n2 दैट विल बी इक्वल टू लेट्स से 12। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर है, इसको मैंने रन कर दिया है। अब आप चेक कर सकते हैं इनकी वैल्यू सेम है या नहीं। तो n1 इज इक्वल टू 5 एंड n2 इज इक्वल टू 12। ओके। वन बाय वन हम सारे ऑपरेटर्स चेक करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ n1 इस सॉरी n1 प्लस n2, राइट। तो आप देखोगे यहाँ पे आंसर आ रहा है 17। अब पाइथन में जो सेंटेक्स होता है, ये थोड़ा सा यू कैन से इजी होता है। यानी कि जैसे यहाँ पे आप स्पेस देख पा रहे हो, राइट। तो स्पेस आप नहीं भी लगाओगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, अगर आप ऐसा भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे n1 माइनस n2, तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी -7, राइट, क्योंकि मैंने छोटे में से बड़ा माइनस किया है, राइट। इसी के साथ अगर मैं बाकी सब भी करता हूँ, यानी n1 मल्टीप्लाई बाय n2, तो आप देखोगे आंसर इज 60। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, अब आप यहाँ पे मेन डिफरेंस देखिएगा। मैं यहाँ पे n2 करता हूँ डिवाइड बाई n1 करता हूँ, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे आंसर आ रहा है 2.4। 2.4 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इसने मुझे एक फ्लोट आंसर दिया, राइट। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं n2 डबल स्लैश मीन्स फ्लोर डिवीजन करता हूँ n1 के साथ, तो आप देखोगे मेरा आंसर आएगा 2, राइट। तो इसने मुझे क्या दिया? इसने एक्चुअली में मुझे इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन दिया, राइट। यानी ये 0.4 को इग्नोर कर दिया। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं n2 और परसेंटेज लगाता हूँ, तो आई होप आपको याद होगा परसेंटेज का मतलब क्या था? मॉड्यूलस, राइट। तो क्या कोई गेस कर सकता है इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा 2। क्यों? क्योंकि अगर मैं 12 को 5 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 टाइम से डिवाइड होगा, राइट। एंड उसके बाद जो 2 होगा वो एज ए रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है 2। गॉट इट। इसके बाद हमारा फाइनल क्या था? फाइनल अर्थमेटिक ऑपरेटर, दैट वाज n2 में, या फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं n1 लेता हूँ एंड अगर मैं इसकी पावर 12 लूंगा तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे कोई छोटी पावर लेता हूँ, लेट्स से मैंने 3 ले लिया। तो n1 की वैल्यू है 5 एंड 5 की पावर 3 क्या होता है? दैट विल बी इक्वल टू 125। ओके। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग अपने मूव करते हैं सेकेंड ऑपरेटर में, दैट इज लॉजिकल। या लॉजिकल से पहले हम लोग यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या क्या था? जहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट को या फिर दो वेरिएबल को आपस में कंपेयर कर रहे थे, राइट। तो मैं कंपेयर करता हूँ, तो मेरा पहला है n1 और यहाँ पे मैं करता हूँ ग्रेटर देन, n1 इज ग्रेटर देन n2,
तो आपको याद होगा N1 N2 की वैल्यू क्या थी, 5 and 12, राइट। तो क्या 5 12 से छोटा है? तो आंसर इज यस। बट यहाँ पे हमने क्या लगाया है, यहाँ हमने बड़ा का सिंबल लगाया है, यानी ग्रेटर देन का, तो यहाँ आंसर आएगा फॉल्स, राइट। लेकिन अगर मैं सिंबल को उल्टा कर दूं तो आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा आंसर ट्रू। एंड अगेन यहाँ पे भी स्पेस से फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये कंपेयर कर रहा है। एंड जैसा कि मैंने यहाँ पे किया, वेरिएबल के अलावा मैंने वैल्यू रख दी, तो आप ऑफकोर्स यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे एक वैल्यू रख सकते हो, ओके। तो अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3, तो आपका आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज N1 की वैल्यू है 5, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड था इक्वल वाला। तो क्या ये इक्वल है 5 के? तो आंसर इज ट्रू। बट अगर यहाँ पे मैं गलती से 50 कर देता हूँ तो आंसर विल बी फॉल्स। अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5.0, तो आप मुझे बताइए क्या इसका आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स? थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए और मुझे बताइए। तो इसका आंसर आएगा ट्रू, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये इसको एज ए नंबर चेक कर रहा है, ठीक है। ये इसकी साइज पे नहीं जा रहा है कि इसने रैम कंजप्शन कितना किया या फिर इसका स्टोरेज कैसी है, बट ये यहाँ फोकस कर रहा है कि उसके अंदर वाली वैल्यू कैसी है। और आपको ये अच्छे से पता है कि दोनों की वैल्यू बराबर है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे मैं बहुत सारे जीरो लगा के मैं लास्ट में करता हूँ 1, तो आप देखो ये थोड़ा सा वैल्यू इसकी इंक्रीज हो चुकी है, राइट। तो अगर यहाँ पे मैं चेक करूंगा तो आप देखोगे आंसर आएगा फॉल्स। तो इट डजेंट मैटर कि वैल्यू कितनी ज़्यादा है, अगर थोड़ी सी वैल्यू स्लाइटली डिफरेंस भी होती है तो आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स, राइट। एंड इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं ग्रेटर देन कर देता हूँ, ओके। मैं सेव कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लेट से मैं करता हूँ ग्रेटर देन, या यहाँ पे लेस देन कर देता हूँ, तो आप देखो कि इसका आंसर आएगा टू, बिकॉज ये स्लाइटली इससे बड़ा हो गया है, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ क्लियर हो गया। एंड इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम ग्रेटर देन इक्वल टू भी चेक कर लेते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे लिखा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। तो आप देखोगे इसका आंसर आएगा फॉल्स। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल, राइट, और अगर यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे इनवैलिड दिखाएगा, राइट। तो ये बहुत बच्चों को यही डाउट आता है कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इनका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। तो जिस तरीके से हम अपने इंग्लिश में बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन एन इक्वल टू। हम ये नहीं बोलते इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, राइट। हम बोलते हैं ग्रेटर देन एन इक्वल टू, राइट। तो जिस तरीके से हम अपने इंग्लिश में बोलते हैं उसी सीक्वेंस में हमें यहाँ पे भी लिखना होगा, ओके। तो ऐसा देन ये, ठीक है। तो आप देखोगे इसका आंसर आ जाएगा। देन हम मूव करते हैं अपने थर्ड ऑपरेटर की तरफ, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो आप लॉजिकल ऑपरेटर में हमने देखा था कि हम यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं। दो चीज़ें क्या थी, बेसिकली दो कंपैरिजन थे, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं दो कंपैरिजन को आपस में लॉजिकल गेट के थ्रू या फिर लॉजिक के थ्रू मैं चेक करूँगा, ओके। सो पहला लेट से मेरा है N1 इज ग्रेटर देन 5, ओके। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंड। अब आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक जो एंड है वो कलर्ड हो गया, राइट। इसके साथ यहाँ पे मैं लिखता हूँ N2 इज ग्रेटर देन 10, ओके। सो आपको पता है कि N1 5 से बड़ा है, तो आंसर इज नो, वो 5 के बराबर है। बट N2 इज ग्रेटर देन 10, दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक करेक्ट, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो इस वजह से मेरा आंसर है फॉल्स। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इसकी जगह पे, अगर यहाँ पे मैं और लिखता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे मेरा आंसर चेंज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ट्रू, बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ करेक्ट थी और ये चीज़ फॉल्स थी, राइट। सिमिलरली हम और आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा, ठीक है। तो अब आप देखोगे अब ये भी करेक्ट हो गया,
बिकॉज ये ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन बराबर है, राइट। तो इसका मतलब दोनों हमारे आंसर ट्रू आएंगे और ये भी आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। ओके, हम और फर्दर मूव करते हैं। तो अब हमारे पास और कौन सा ऑपरेटर बचा? तो हमारे पास फाइनली है नॉट। ठीक है, तो आप देखोगे बेसिकली इसका आंसर क्या था? फॉल्स। लेकिन अगर इसके आगे मैं लगाता हूँ नॉट, इसके आगे मैं लगाता हूँ नॉट, तो आप देखो कि ऑटोमेटिकली ट्रू हो गया। तो यानी कि नॉट के साइड में उसके बाद मैं जो भी चीज़ लिखूंगा, अगर वो ट्रू होगी तो नॉट उसको फॉल्स कर देगा और फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देगा, राइट। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल टू। तो आप देखोगे अब ये करेक्ट हो चुका है, लेकिन इसके आगे नॉट लगा है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, एंड आई थिंक कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारा एक चीज बच गया है, दैट वाज नॉट इक्वल टू। तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ नॉट इक्वल टू, तो आप देखोगे कि यहाँ पे n1 इज नॉट इक्वल टू, लेट्स से यहाँ पे मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ 6। तो आप देखोगे इसका आंसर आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि ये 6 के बराबर नहीं है और हम भी यही चाहते हैं कि नॉट इक्वल टू। तो अगर नॉट इक्वल टू होगा तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं 5 करता हूँ विच इज इक्वल टू n1, तो यहाँ मेरा आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये अब इक्वल हो चुका है। ठीक है, तो जब भी आपको ये करना हो कि वो इसके बराबर ना हो, ऐसी जगह पे जहाँ पे इसके बराबर ना हो, वहां पे आप इस तरीके का सेंटेंस या इस तरह का सीक्वेंस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हम लोग और आगे मूव करते हैं। तो आई थिंक हमारा लॉजिक गेट भी क्लियर हो चुका है, लॉजिकल ऑपरेटर। देन हम मूव करते हैं अपने अगले ऑपरेटर की तरफ, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता था? बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर आपका यूज होता था वैल्यू को असाइन करने के लिए। तो एक आपने ऑलरेडी देख रखा है, लेट्स मैं एक n1 लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और n1 को मैं वैल्यू देता हूँ 4। पहले देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या थी? इसकी वैल्यू थी 5, राइट। बट यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको रीअसाइन कर दिया। इस चीज को हम लोग कहते हैं रीअसाइन करना। ठीक है, सो ये हमारा पहला बेसिक असाइनमेंट था। बट अगर हम फर्दर मूव करते हैं तो हमने दूसरा चीज देखा था, प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू, यानी अर्थमेटिक के साथ एक असाइनमेंट ऑपरेटर या इक्वल टू का साइन, राइट। तो मैं उसको ट्राई करता हूँ, मैं लिखता हूँ n1 प्लस इक्वल टू n2, राइट। तो जब मैं ये करूँगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा आंसर कुछ भी नहीं आएगा, राइट। लेकिन जब मैं n1 को प्रिंट करूँगा तो आप देखोगे n1 की वैल्यू 4 से 16 हो चुकी है, जबकि n2 की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट। n2 की वैल्यू कितनी थी? n2 की वैल्यू थी 12 और n1 की वैल्यू थी 16। ओके, आई मीन 4। ठीक है, तो 4 प्लस 16 मिला के, आई मीन 4 प्लस 12 मिला के कितना हो गया? 16 हो गया, राइट। एंड n2 की वैल्यू अगेन सेम टू सेम है जैसा पहले थी। अब यही अगर मैं वाइस वर्सा करता हूँ, मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ n2 प्लस इक्वल टू n1, ठीक है, तो अब आप देखोगे कि अब जो n2 की वैल्यू है उसमें 12 ऐड हो जाएगा, 12 और 16। बट n1 की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, दैट इज 16 जो यहाँ पे थी, राइट। तो इसका मतलब है जो वैल्यू हमारी हमेशा असाइन होती है वो कहाँ से कहाँ जाती है? वो जाती है राइट से लेफ्ट, यानी लेफ्ट में जो भी मैं वेरिएबल लिखूंगा उसकी वैल्यू वहां पे ट्रांसफर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम चीज ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं अगर यहाँ लिखता हूँ n1 प्लस इक्वल टू 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कि मैं n1 में 2 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखो कि n1 में 2 ऐड हो चुका है। लेकिन अगर इसी का मैं उल्टा कर देता हूँ, यानी कि मैं लेकर लिखता हूँ 2 प्लस इक्वल टू n1, तो आप देखोगे ये मुझे एरर देगा। ये मुझे एरर क्यों देगा? क्योंकि ये वैल्यू को असाइन भी कर रहा है, राइट। अब क्या मैं किसी वैल्यू को वैल्यू असाइन कर सकता हूँ? तो आंसर इज नो। मैं सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं शायद आपको एक चीज बताना भूल गया था। तो वो क्या था?
वो बेसिकली था कि n1 और आई मीन जो आप भी आप कोई वेरिएबल लेते हो तो वेरिएबल असाइन करने की या वेरिएबल डिसाइड करने की एक लिमिट होती है। ठीक है, वो लिमिट क्या है कि आप ऐसे कोई भी रैंडम नाम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, हमने अपनी पहली क्लास में देखा था कि हम लोग हमेशा वेरिएबल एक मीनिंगफुल नेम लेंगे। ठीक है, ताकि वो दूसरों को समझ में आ सके। ओके, बट इस केस में कैसा है, इस केस में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने टू लिया। अब कई लोग का क्वेश्चन आएगा क्या टू वेरिएबल हो सकता है? तो अब टू वेरिएबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नंबर से कभी वेरिएबल स्टार्ट नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू एन, तो ये कभी मेरा वेरिएबल नहीं बन सकता। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखूंगा एन टू, तो ये मेरा वेरिएबल बन सकता है। राइट? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करोगे तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि उसकी स्टार्टिंग में या तो कोई अल्फ़ाबेट हो और या तो अंडर स्कोर हो। अगर मैं अंडर स्कोर एन लिखता हूँ तो ये भी मेरा वेरिएबल बन सकता है। राइट? ना मैं स्पेस यूज कर सकता हूँ, कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकता अदर देन अंडर स्कोर। ठीक है, इस चीज को आप अंडर स्कोर कहोगे। तो अगर यहाँ पे लिखता हूँ फोर, तो आप देखोगे इसने मुझे एरर नहीं दिया। राइट? लेकिन इसके अलावा मैं कोई भी सिंबल यूज करता हूँ, मैंने माइनस यूज कर लिया तो आप देखोगे मुझे एरर दे रहा है। अगर यहाँ पे मैंने स्लैश यूज किया तब भी मुझे एरर देगा। राइट? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया इस तरीके से हम लोग और चीज़ों के लिए करते हैं। लेट से मुझे करना है n1 डिवाइड इक्वल टू टू। तो इसका मतलब क्या होगा कि n1 की वैल्यू 2 से डिवाइड होगी एंड वही वैल्यू आके n1 में असाइन हो जाएगी। राइट? तो अब अगर मैं n1 को चेक करूंगा तो आप देखोगे इसका आंसर आ गया 9। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली है कि यहाँ पे जब मैंने डिवाइड किया तो मैंने सिंगल स्लैश यूज़ किया, उसके ये परफेक्टली डिविजिबल था। राइट? क्योंकि मेरा आंसर कितना था? आंसर था मेरा 18। राइट? अब 18 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, तो ये परफेक्टली डिविजिबल है। लेकिन उसके बाद भी इसने मुझे इंटीग्रल सॉल्यूशन देने की बजाय इसने मुझे फ्लोट में आंसर दिया। यानी अगर मैं एंड का टाइप चेक करूंगा तो क्या आएगा इसका टाइप? टाइप आएगा इसका फ्लोट। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं नॉर्मल डिवाइड करता हूँ तो उसका हमेशा आंसर आएगा फ्लोट में। राइट? और जब भी मैं फ्लोट डिवीजन करूंगा तो उसका आंसर आएगा नॉर्मल इंटीजर में। राइट? तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो आप देखोगे इसका आंसर आएगा अब 4। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आना तो इसका आंसर चाहिए 4, बट ये 0.0 क्यों आया? तो क्या कोई गेस कर सकता है इसका आंसर 4.0 क्यों आया? आप अपने मन में गेस कर सकते हो। ठीक है, सो इसका आंसर 4.0 इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ये ऑलरेडी फ्लोट बन चुका है। राइट? अब इसका जो टाइप है वो फ्लोट हो चुका है। तो जब हम लोग एक फ्लोट को अगेन फ्लोट डिवाइड करेंगे तो उसको चाहे आप फ्लोट डिवीजन करो या नॉर्मल डिवीजन करो वो आंसर फ्लोट ही देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं n1 की वैल्यू यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अगर n1 की वैल्यू अगेन कर देता हूँ 18। ठीक है, तो अभी आप देखोगे जब मैं n ले लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, आप देखोगे n की वैल्यू क्या है? 18 है। ये एक इंटीजर है। राइट? अब अगर मैं करता हूँ n डबल स्लैश इक्वल टू 2। राइट? यानी मैं फ्लोट डिवीजन कर रहा हूँ और ये क्या है? इनिशियली ये एक इंटीजर है। तो आप देखोगे n का जो आंसर आएगा अभी 9 आ रहा है। राइट? तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आया क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक फ्लोट था, लेकिन यहाँ पे हमने इसको इनिशियली एक इंटीजर डिक्लेयर किया था। राइट? इसका डेटा टाइप इंटीजर था, इसलिए मुझे आंसर में क्या मिला? मुझे आंसर में भी इंटीजर मिला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अब एक फाइनल ऑपरेटर था, दैट वाज मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली? आपको याद होगा हमने टोटल 4 टाइप के देखे थे। इन, नॉट इन, इज एंड इज नॉट। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं ये कैसे काम करता है। लेट से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम का। ठीक है, जिसमें मैं नाम असाइन कर देता हूँ
स्पर्श साहू। ठीक है, इसको मैं रन कर देता हूँ एक बार। तो अब देखो यहाँ पे नाम असाइन हो चुका है। ठीक है, अब लेट से मुझे यहाँ पे कुछ चेक करना है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यहाँ चेक करो कि ए आ रहा है कि नहीं इस नाम में, तो मैं लिखूंगा ए इन नेम। तो जैसे मैं ये लिखूंगा आप देखोगे इसका आंसर आएगा ट्रू। इसका आंसर ट्रू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो नाम नेम में है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिखता हूँ जो नेम में नहीं है, जैसे लिखता हूँ जेड, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं मल्टीपल सीक्वेंस ट्राई करूँ, यानी कि लेट से मैंने कहा पी ए आर, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पी ए आर आ रहा है। तो अब मैं इसको अगर ट्राई करूँगा तो आप देखोगे इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, लेकिन अगर इस सीक्वेंस में कुछ गड़बड़ कर दूँ, लेट से मैंने डाल दिया थ्री, जो कि नहीं है यहाँ पे, तो अगेन इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी सीक्वेंस यहाँ पे सर्च कर रहे हो, डेट शुड बी इन दैट नेम एज इट इज। ठीक है, अब इसी का उल्टा होता है नॉट इन। तो अगर मैं लिखता हूँ जेड नॉट इन, तो जैसे मैं यहाँ पे नॉट इन लिखूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे को आंसर देगा ट्रू, क्योंकि जेड नहीं था। लेकिन इसने ये नॉट का यू कैन से कि इनका अपोजिट वर्जन है, राइट। तो इसने क्या किया, बेसिकली इसको अपोज कर दिया, एंड जो इसका आंसर फॉल्स था वो ट्रू हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं अब जाता हूँ, ट्राई करता हूँ इसके लिए। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे टाइप किया इस, तो जेड इस नेम। तो आप देखोगे ये मुझे कुछ वार्निंग दे रहा है। ये वार्निंग क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे एक वेरिएबल को कंपेयर करने की बजाय मैं एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा हूँ, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे मैं करता हूँ n1, तो आप देखोगे ये फॉल, ये चीज़ एरर नहीं आएगा या ये वार्निंग नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास लेफ्ट में भी एक वेरिएबल है और राइट में भी एक वेरिएबल है। ठीक है, तो लेट्स से मैं एक दूसरा नेम बना लेता हूँ यहाँ पे, नेम वन इसका नाम मैं रखता हूँ। ठीक है, और इसका भी मैं सेम रखूंगा सब कुछ। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ नेम वन। तो आप देखोगे इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आ रहा है, तो हम चेक करते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या कोई डिफरेंस है? तो डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल लगाऊंगा तो आप देखोगे इसका आंसर आएगा ट्रू, राइट। तो इसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, बट जो इसका वेरिएबल है वो अलग अलग है। ठीक है, तो बेसिकली इस जो होता है वो वैल्यू कंपेयर नहीं कर रहा है, वो क्या कंपेयर कर रहा है, वो उनके यू कैन से एड्रेसेस को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, अब लेट से यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और नेम बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम टू। ठीक है, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ नेम। ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया, यानी मैं एक वेरिएबल को एक दूसरे वेरिएबल में असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेम टू। तो ये तो आंसर आएगा ट्रू, बट अगर यहाँ पे लिखूंगा इज, तो आप देखोगे इज भी अब ट्रू आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या था? बेसिकली जब हमने नेम वन क्रिएट किया, तो आप देखोगे कि ये क्या किया इसने, इसने एक न्यू वेरिएबल बनाया एक न्यू एड्रेस पे, जो कि एकदम ही डिफरेंट था। इसको इससे मतलब नहीं था उसकी वैल्यू क्या है, इसको किसी से मतलब था, इसको मतलब था उसके डेटा से, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे दोनों का डेटा तो सेम था, लेकिन जब हमने इस ट्राई किया तो यहाँ पे आंसर क्या आया, यहाँ पे आंसर आया फॉल्स। ठीक है, लेकिन जब हमने एक उसके वेरिएबल से वेरिएबल को असाइन किया, ठीक है, एक्चुअली में अगर आप नेम टू चेक करोगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी मुझे सेम चीज़ ही दिखाएगा प्रिंट करके। बट इसको असाइनमेंट कैसे मिला, इसको एक वेरिएबल के थ्रू असाइनमेंट मिला, राइट। यानी मैंने एक पहले वेरिएबल लिया और वेरिएबल को थ्रू मैंने असाइन किया। ओके, तो ये मेरा हो गया यू कैन से मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, और इसी का उल्टा होता है इज नॉट, तो वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम वन इज नॉट नेम, तो आंसर आएगा
आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि वो नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं नेम टू के साथ करूँगा तो आप देखो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि ये सेम वेरिएबल था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इज नॉट। तो हमने भी क्या क्या चीज़ें देखी, हमने हर टाइप के वेरिएबल देखे, आई मीन हर टाइप के ऑपरेटर देखे, राइट। पहला था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा था हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, थर्ड था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड फिफ्थ हमने फाइनली देखा मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड स्ट्रिंग मेथड्स को। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर joining this class and have a nice day.